फ्रॉम शंखनाद में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में चुनाव नजदीक है और अमित शाह ने महाराष्ट्र चुनाव की कमान पूरी तरह अपने हाथ में ले ली है। एक महीने के अंदर महाराष्ट्र में उनका दूसरा 2 दिवसीय दौरा हो रहा है। हालांकि वो तीसरी बार पहले भी आए थे गणेश उत्सव पर, लेकिन वो एक छोटी सी मुलाकात थी मुंबई ठाणे के कार्यकर्ताओं और सीट शेयरिंग को लेकर। लेकिन अब 2 दिवसीय दौरे पर है। मंगलवार को वो यहाँ पर कई इलाकों में अपने कार्यकर्ताओं से मिले हैं। सेगमेंट वाइज इलाकों को बांटा गया है, मराठवाड़ा, विदर्भ, पश्चिमी महाराष्ट्र, उत्तरी महाराष्ट्र, और उसके हिसाब से कार्यकर्ताओं से मिले हैं। उनमें उत्साह भरा है, उनको टारगेट दिया है और रणनीति पर चर्चा की है। और इसके अलावा अमित शाह ने जो उनका मुंबई आने का, महाराष्ट्र आने का बड़ा मकसद है वो है महायुति में सीट शेयरिंग का मसला, क्योंकि इस पर पेच फंसा हुआ है और इसको लेकर कई तरह के कयास लग रहे हैं। लेकिन अमित शाह अब इस दौरे पर आए हैं, उन्होंने सीट शेयरिंग के लिए एक फॉर्मूला तय कर लिया है और महायुति में उस फॉर्मूले को रख लिया गया है। फडणवीस के साथ मिलकर ये चीजें तय की गई हैं, आगे की रणनीति भी तय हुई है और फॉर्मूले पर भी बात हुई है। और अजीत पवार और शिंदे को लगभग ये संदेश दे दिया गया है कि अगर आप इस पर नहीं मानते हैं तो आप आगे का फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। पिछली बार अमित शाह ने कहा था कि सम्मानजनक सीटें सबको मिलेंगी, इसका भरोसा जताइए, और साथ में ये भी कहा था कि सब पोस्टर वॉर मत खेलिए, मिलजुल कर चुनाव लड़िए। योजना सिर्फ एक की नहीं, योजना पूरे गठबंधन की है। और अब इस बार जब वो लौटे हैं तो अमित शाह एक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लेकर लौटे हैं, जिसमें बीजेपी सबसे ज्यादा सीटें तो रखेगी ही, लेकिन शिंदे और अजीत पवार को कुछ सीटों के बीच में आपस में तय करने के लिए भी बोल दिया गया है। और इसमें दोनों बराबर सीटें भी ले सकते हैं और या शिंदे गुट की ज्यादा सीटें भी हो सकती हैं। जो महाराष्ट्र की 288 सीटें हैं उसमें से बीजेपी ने जो फॉर्मूला तय किया है और जो मीडिया रिपोर्ट्स में भी सामने आया है, और इन बैठकों में शिंदे अजीत पवार के साथ, उनके नेताओं के साथ बैठकों में ये फॉर्मूला रख दिया गया है कि बीजेपी 160 से 165 के बीच में सीटें अपने पास रखेगी और ये विकल्प नहीं दिया है। ये बात बीजेपी ने बता दी है कि ये होगा ही। बीजेपी 160 में से या 165 सीट अपने पास रखेगी और बची हुई 120-125 सीटों में से अजीत पवार और एकनाथ शिंदे को बांटनी होगी, जिसमें से दोनों 60-60 सीटें भी रख सकते हैं या फिर 50 या 70 का फॉर्मूला हो सकता है कि 70 एकनाथ शिंदे और 50 जो है वो अजीत पवार रख सकते हैं। क्योंकि बीजेपी ने ये तय किया है, इस फॉर्मूले का आधार बनाया है कि पिछली बार अजीत पवार जब वो एक सिंगल पार्टी थे, जब वो लड़े थे एनसीपी में शरद पवार के साथ, तो वो 54 सीटें लाए थे, यानी कि एनसीपी 124 सीटों पर लड़कर 54 सीटें लाए थे। और अब तो एनसीपी के 2 टुकड़े हो गए हैं। अजीत पवार की वो ताकत नहीं रही जो उनकी शरद पवार के साथ थी, तो उनको ज्यादा सीटें क्यों मिलनी चाहिए। वो 54 सीटें जीते थे तो वो 60 सीटें ले सकते हैं, 58 सीटें ले सकते हैं, और उसमें से अपनी जितनी ला पाए ये उनकी मेहनत है, उनकी स्थिति है, क्योंकि वो अपनी सीटें, अपनी पार्टी उनकी जो है वो बढ़ चुकी है, तो सीटों के लिए वो उतनी बड़ी दावेदारी नहीं कर सकते। अभी वो महायुति के बहुत छोटे पार्टनर है और लोकसभा में तो प्रदर्शन खराब रहा ही है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा शिंदे को भी ये बात बता दी गई है कि आप जब एकजुट शिवसेना में थे और यहाँ से 125 सीटों पर लड़े थे, बीजेपी के साथ एक नेचुरल अलायंस के साथ लड़े थे, तो आप 56 सीटें लेकर आए थे। अब इतना कम स्ट्राइक रेट रहा, इतनी ज्यादा सीटों पर लड़ने के बावजूद भी आप आधी सीटें भी नहीं ला पाए, 56 सीटें ला रहे हैं। तो आप जब पार्टी टूट गई है तो एकनाथ शिंदे कितनी सीटें ला पाएंगे। लोकसभा में आप लाए, 15 में से 7 सीटें लाए, लेकिन लोकसभा का प्रदर्शन, उसकी स्थितियां अलग होती हैं और विधानसभा की स्थितियां अलग होती हैं। विधानसभा में सारी छोटी पार्टियां जोर लगाती हैं, लोकसभा में कई पार्टियां तो रास्ते से ही हट जाती हैं कि लोकसभा के चुनाव में उनका खास कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन विधानसभा का चुनाव है, सबके अस्तित्व का सवाल है। एकनाथ शिंदे जब टूटी हुई पार्टी के साथ, जो हाल ही में टूटी है, जिसका पूरी तरह से ढंग से संगठन भी काम नहीं कर रहा है और उसके 2 फाड़ हो रखे हैं, बीजेपी के सहयोग से चुनाव लड़ रही है, तो ऐसे में एकनाथ शिंदे कितनी सीटों के लिए दावा कर सकते हैं। तो उन्हें भी कह दिया गया है 60 सीटें रख लीजिए, 65 सीटें रख लीजिए, बाकी बची हुई अजीत पवार रख लेंगे। तो ये अब अजीत पवार और शिंदे को दे दिया गया है कि आप ये तय कर लीजिए
और साथ में बीजेपी के खिलाफ चीजें नहीं होनी चाहिए। अब ये गठबंधन के आखिरी दौर में है, चुनाव होने वाला है, तो ऐसे में गठबंधन को नुकसान पहुंचाने वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर आप खुश नहीं हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपको कम सीटें मिली हैं, तो ये भी कह दिया गया है खासतौर से अजीत पवार से कि आप पार्टी से जा सकते हैं। अमित शाह के दौरे का मकसद ही यही है कि बीजेपी कमजोर स्थिति में नहीं रहेगी। बीजेपी 160 सीटें लेगी, उसमें से 8-10 सीटें दूसरे जो उनके सहयोगी हैं, छोटी पार्टियां हैं, उनको देगी और इसके अलावा करीब 150 सीटों पर खुद चुनाव लड़ेगी, क्योंकि पिछली बार भी इतनी सीटों पर लड़ी थी और 105 सीटें लेकर आई थी। और अमित शाह ये भी जानते हैं, और जो फडणवीस के साथ बातें हुई है, इनकी अलग बैठक हुई थी पिछली बार और इस बार भी अलग बैठक हुई है फडणवीस के साथ अमित शाह की, ये चीजें भी चर्चा हुई है कि अजीत पवार पर भरोसा करने लायक वो नहीं है। ज्यादा सीटों पर लड़ेंगे, अगर कम सीटें लेकर आते हैं तो सीटों का नुकसान भी है, ज्यादा सीटें लेकर आते हैं तो यहाँ बड़ी दावेदारी करेंगे, नहीं तो उनका भरोसा नहीं है, वो वापस शरद पवार के पास जाकर मिल सकते हैं। अजीत पवार अब क्योंकि महायुति में है, तो ऐसे तो नहीं निकाला जा सकता, गठबंधन में चुनाव भी नजदीक है, तो इसीलिए उनको ये कह दिया गया है कि आप यहाँ से जाना चाहे तो जा सकते हैं। इस तरह के संकेत दिए हैं। अब कोई ये साफ तौर पर तो नहीं कहता, लेकिन अमित शाह ने जब ये चर्चा हुई है बीजेपी के बीच में, तो उसके बाद अजीत पवार को ये सीटों का आंकड़ा दे दिया गया है कि अब ये फाइनल है, आप माने तो माने, नहीं माने तो ये आपकी मर्जी है। और अजीत पवार और शिंदे, जो बहुत दिनों से लग रहा था कि बीजेपी को ही आंखें दिखा रहे हैं, बीजेपी को ही कॉम्प्रोमाइज करने को बोल रहे हैं, जैसे बीजेपी की बहुत बड़ी मजबूरी है। बीजेपी तो पहले भी अकेले चुनाव लड़ चुकी है 2014 में, तो वही अमित शाह ने अभी आखिरी बात यहाँ रख दी है और जल्द ही महायुति में जो थोड़ा बहुत अब जो बचा हुआ है सीटों को लेकर, उसको अभी फैसला करने की बात की गई है। अमित शाह आने वाले समय में और भी दौरे करेंगे, लेकिन जल्दी महायुति की सीटों को लेकर अब फैसला हो जाएगा। और इसके अलावा अमित शाह के आने का मकसद एक और भी है कि चुनाव की तैयारी, इस चुनाव की जीत सिर्फ शिंदे अजीत पवार के भरोसे नहीं है। भले ही जो सीटें उन्हें दे दी जाए, उसके बावजूद भी वो अपने संगठन को बीजेपी उन इलाकों में भी काम करने के लिए कह रही है कि बीजेपी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। जहां सीटें हैं वहां तो दोगुनी मेहनत करनी ही है, जहां नहीं है वहां भी कोशिशें जारी रखनी है। और इसके लिए फडणवीस के साथ मिलकर ही बीजेपी ने क्या पूरा प्लान बन रहा है, फडणवीस पर पूरा भरोसा जताया गया है और फडणवीस के भविष्य का भी ध्यान रखा गया है। इसलिए ये बात कही गई है कि सरकार क्या बनेगी, सीटों का तो फॉर्मूला अभी तय होगा, लेकिन सरकार क्या बनेगी, सरकार का फॉर्मूला क्या होगा, ये बात बाद में तय की जाएगी और इस पर बाद में फैसला होगा जब चुनाव हो जाएंगे। उसके बाद ही चाहे सीएम का फेस हो, हालांकि ऐसा नहीं है कि एकनाथ शिंदे को लेकर कोई परेशानी है कि उन्हें सीएम नहीं बना सकते, लेकिन फिर भी सीटों पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। अगर बिल्कुल ही असम्मानजनक सीटें आई हैं तो फिर बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे में दरवाजा खुला रखा गया है कि फडणवीस का भी मौका है। उनके लिए भी ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र में फुल स्टॉप लग गया है। फडणवीस को पूरी जिम्मेदारी दी गई है, उनके ऊपर भरोसा जताया गया है, साथ ही आरएसएस भी पूरी तैयारी में जुटा हुआ है और यही सब चीजों का आकलन हो रहा है। आरएसएस ने अपना पर्यवेक्षक नियुक्त किया है, अमित शाह ने नागपुर का दौरा किया है और वहां भी बैठकें हुई हैं और इसके अलावा क्षेत्रवार इलाकों के डाटा का एनालिसिस हो रहा है कि वहां पर बीजेपी का क्या परफॉर्मेंस था, क्या करने की जरूरत है। और अमित शाह एक खास तरह के जिनकी सेगमेंट्स की बात हमने की थी, उनको ध्यान में रखकर कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। नागपुर में गए हैं, संभाजी नगर गए हैं, कोल्हापुर गए हैं, नासिक गए हैं। इन चारों जगहों में कार्यकर्ताओं से बात की है। कोई सार्वजनिक रैली नहीं है, ये संगठन के साथ बैठक है। संगठन को कैसे संचालित करना है, चुनाव में क्या रणनीति है, इस पर बैठक हो रही है। अब आप नागपुर और संभाजी नगर की बात करें तो विदर्भ और मराठवाड़ा इलाके को लेकर उन्होंने वहां पर कार्यकर्ताओं से बात की है। इन दोनों इलाकों पर बीजेपी की खास तौर पर नजर है। इस क्षेत्र पर विदर्भ में बीजेपी का परफॉर्मेंस लोकसभा में थोड़ा कम हुआ था, कमजोर हुआ था। मराठवाड़ा में भी थोड़ा कमजोर हुआ था, जबकि पिछले विधानसभा चुनाव में काफी अच्छी सीटें मिली थी। करीब 44 सीटें विदर्भ से मिली थी, 50 के करीब सीटें हैं, लेकिन लोकसभा में नुकसान हुआ था। तो अब बीजेपी की कोशिश है कि इन दोनों इलाकों में फिर से चीजें अपने लिए बेहतर की जाए, माहौल बेहतर किया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा सीटें वहां से हासिल कर सके, क्योंकि विपक्ष की भी वही नजर है।
का जो महाविकास आघाड़ी गठबंधन है वो भी इन क्षेत्रों को टारगेट करके बैठा हुआ है, इसलिए बीजेपी भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। अब नासिक की बात करें, कोल्हापुर की बात करें, तो कोल्हापुर के जरिए पश्चिमी महाराष्ट्र को साधने की कोशिश है, उस इलाके पर ध्यान देने की कोशिश है, और नासिक के जरिए उत्तरी महाराष्ट्र का इलाका है, वहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से बात की है ताकि उस इलाके पर बीजेपी अच्छा परफॉर्म कर पाए। तो पूरी कमान को अपने हाथ में लेकर अमित शाह चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि राज्य इकाई पर सब छोड़ दिया गया है, वो खुद जा रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, सिर्फ रैली नहीं कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी भी देख रहे हैं। आपने देखा होगा कि कांग्रेस के बड़े नेता वहां आते हैं, लेकिन वो रैली करते हैं, राहुल गांधी आते हैं, रैली करते हैं, फिर चले जाते हैं, वो प्रचार के लिए आ रहे हैं, और राज्य इकाई पर ज्यादातर चीजें छोड़ दी गई हैं। लेकिन महायुति में ऐसा नहीं है। अमित शाह फडणवीस के साथ मिलकर यहाँ की रणनीति तय कर रहे हैं, और इसीलिए इस बार उन्होंने टारगेट की है अलग अलग इलाके। पिछली बार इस तरह से नहीं था, पिछली बार उन्होंने ज्यादा ध्यान दिया था, वो आए थे, गठबंधन के नेताओं से मिले थे, पार्टी के मुंबई में नेताओं से मिले थे, संगठन के लोगों से मिले थे, लेकिन इस बार वो अलग अलग इलाकों में गए हैं, और आने वाले जो उनके और दौरे होंगे उसमें भी वो यही करने वाले हैं। तो अब बीजेपी का स्टैंड क्लियर है, उसकी अपनी रणनीति तैयार है कि किस तरह से किन क्षेत्रों पर क्या काम करना है। क्षेत्रों के हिसाब से जीतने का टारगेट भी दिया गया है, सीटों का टारगेट भी अमित शाह जो है इन बैठकों में तय करके जा रहे हैं कि कहाँ के किस संगठन को कितनी सीटें जीतनी है। तो ये रणनीति बीजेपी की साफ है, जिसमें संघ का भी साथ मिला हुआ है, और यहाँ से राज्य इकाई जुटी हुई है फडणवीस के नेतृत्व में। और अब शिंदे और अजीत पवार, उनके लिए ये थोड़ी टेंशन की बात है, क्योंकि बीजेपी ने अब बहुत सुन ली है उनकी कि ये 80 सीटें चाहिए, किसी को 100 सीटें चाहिए, किसी को मुख्यमंत्री बनना है। अजीत पवार तो पोस्टर वॉर भी खेल रहे हैं, शिंदे का भी चल रहा है, और शिंदे की को ज्यादा नाराजगी शिंदे की अजीत पवार की वजह से ही रहती है। तो बीजेपी अब इन दो बिल्लियों के चक्कर में अपना नुकसान नहीं करने वाली है। अब इन दोनों को आपस में लड़ने के लिए छोड़ दिया गया है कि आप आपस में तय कीजिए। शिंदे के साथ बीजेपी को कोई समस्या नहीं है। ऐसा नहीं है कि शिंदे से बहुत नाराजगी है बीजेपी की, शिंदे को, क्योंकि वो बीजेपी के साथ उनकी बॉन्डिंग अच्छी है, और फडणवीस के साथ एकनाथ शिंदे की दोस्ती अच्छी है, तो उनके साथ समस्या नहीं है। लेकिन जब वो अजीत पवार के चलते बीजेपी को परेशानी पैदा करते हैं, तो फिर बीजेपी को सख्त रुख अपनाना पड़ता है। इसलिए शिंदे के साथ समस्या नहीं है, लेकिन उनको ट्रबल मेकर बनने से रोका गया है कि परेशानी पैदा मत कीजिए और कुछ समझौता कीजिए, उसके बाद सम्मान आपका आगे भी रखा जाएगा, आगे भी उसी आधार पर चीजें होंगी। और अजीत पवार को भी यही कहा गया है, उनके लिए तो थोड़ा ज्यादा सख्त रुख है बीजेपी का, क्योंकि वो सबसे ज्यादा परेशान कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे तो फिर भी मानने को तैयार है। तो बीजेपी का इस वक्त यहाँ पर अमित शाह जो है, इन 2 दिनों में बीजेपी के लिए लगभग चीजें महाराष्ट्र में तय कर लौटेंगे, चाहे सीटें हो, चाहे रणनीति हो, और उसके बाद आगे की तैयारी उस रणनीति पर चला जाएगा। और बहुत जल्द ही, अब जैसे ही हरियाणा का चुनाव होगा, तो जल्द ही महाराष्ट्र के चुनाव की घोषणा भी हो जाएगी। बहुत कम समय है, और इसीलिए इतनी जल्दी अमित शाह दोबारा वहां गए और कई चीजें फाइनल करके लौटे हैं, ताकि चुनाव की घोषणा से पहले सीटें फाइनल हो जाएं और फिर उस पर उम्मीदवार खड़े करके प्रचार की तैयारी हो जाए। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।